तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है वह कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, वह रेगुलर फैशन में अरेंज था। दूसरा पॉइंट, डॉट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। मतलब ये कि एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक था। आइसोट्रॉपिक नेचर होगा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, एनाइसोट्रॉपिक था। तो एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक में क्या कर सकते हैं, तो आइसोट्रॉपिक में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंसीडर किए और उसके मैग्नीट्यूड को मेजर किए बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंसीडर्ड फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट चेंज। ठीक है, तो उस स्थिति में इसको आप क्या बोलिए, आइसोट्रॉपिक। इसको क्या बोल दिया गया, आइसोट्रॉपिक। यही अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हुआ था तो उसको बोलते एनाइसोट्रॉपिक, और ये हो गया आइसोट्रॉपिक। तो जो भी एमॉर्फस सॉलिड होगा वह आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर को नहीं दिखलाता है, यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर को दिखलाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को नहीं दिखलाएगा। मीन्स पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर को नहीं दिखलाएगा, यह शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। दूसरा पॉइंट, जो आइसोट्रॉपी है उसके एक्सप्लेनेशन में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कंसीडर कर सकते हैं। वह जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा आइसोट्रॉपी के एक्सप्लेनेशन में, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वह फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कंडक्टेंस etc। ये कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम एक्सप्लेनेशन के दौरान। वो फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट, जो आइसोट्रॉपी है उसमें बाय चेंजिंग द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ कंसीडर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो एमॉर्फस सॉलिड होगा वह स्यूडो सॉलिड कहलाता है। स्यूडो सॉलिड कैसे कहलाता है, क्यों कहते हैं, तो स्यूडो सॉलिड कहने का जो बेसिस है वह बेसिस है रफ क्लेवेज, इसलिए हम एरो देकर लिख दिए हैं रफ क्लेवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वह ट्रू सॉलिड था, तो उसका बेसिस था क्लीन क्लेवेज। क्लीन क्लेवेज की वजह से ही उसको हम ट्रू सॉलिड बोल रहे थे, और रफ क्लेवेज की वजह से ही इसको हम स्यूडो सॉलिड बोल रहे हैं। और जब भी इसको आप कट करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो सरफेस होगा वो रफ क्लेवेज को दिखलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। एंड व्हाई एमॉर्फस सॉलिड इज स्यूडो सॉलिड, देन इट इज ड्यू टू रफ क्लेवेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर लें कि जितना भी एमॉर्फस सॉलिड होगा वह हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड होता है विद हाई विस्कोसिटी। ठीक है, तो हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में ग्लास के बारे में बोला गया है कि यह सुपरकूल्ड लिक्विड है। कैसे समझिएगा सुपरकूल्ड लिक्विड है, तो जब भी आप पुराने मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में देखेंगे तो उसका जो ग्लास होता है जो बहुत दिनों से कहीं खिड़की पर या दरवाजे पर लगा हुआ है,
उसका टॉप थिन और बॉटम थिक हो जाता है। मीन्स जब लगाया गया होगा तो वह सेम थिकनेस का थ्रो आउट लगाया गया, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद उसमें कुछ फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ उसका फ्लो, जिसके वजह से नीचे थिकनेस बढ़ गया और ऊपर थिकनेस घट गया। तो फ्लो करने का टेंडेंसी है उसमें, और फ्लो करने का टेंडेंसी है मीन्स वह फ्लूइड का एग्जाम्पल है, और फ्लूइड का एग्जाम्पल है इसलिए आप उसको ट्रू सॉलिड नहीं बोल सकते, इसलिए आप उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बोल सकते। फ्लो करने का टेंडेंसी है तो लिक्विड होगा, गैस तो है नहीं, फ्लूइड क्या हो सकता है? तो फ्लूइड जिसके पास फ्लो करने का टेंडेंसी हो, ठीक है। और फ्लो करने का टेंडेंसी किस में होगा? तो वह वह लिक्विड में हो सकता है, वह गैस में हो सकता है। और वह जो ग्लास है वह ग्लास तो गैस है नहीं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? निश्चित रूप से ही वह बहुत ही कूल्ड स्टेट में लिक्विड होगा, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होगा, जो बहुत टाइम लिया फ्लो को दिखलाने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ग्लास को क्या बोल दिए? सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और जो अदर एग्जांपल्स है, ये रबर हुआ, ग्लास हुआ, प्लास्टिक्स हुआ, ये सबको भी आप बोल सकते हैं सुपर कूल्ड, ठीक है। वजह कि ये सब हाई विस्कोसिटी के साथ एमॉर्फस नेचर को दिखला पा रहा है, लेकिन जो कंसीडरेशन में लिया गया एनसीईआरटी बुक में वह ग्लास के बारे में डिस्कशन किया है। एक टर्म जो अलग से हम आपको बता दें वो टर्म है पॉलीमॉर्फ्स। ये पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फ्स का मतलब है कि some substances adopt different arrangements under different conditions. Such compound are called polymorphs. जैसे हम बात करें डायमंड का और ग्रेफाइट का, तो दोनों तो बना हुआ है कार्बन से, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट कंडीशन पर यह दिखला रहा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो डायमंड और ग्रेफाइट का डेंसिटी भी अलग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी अलग। तो आप कह सकते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर द पॉलीमॉर्फ्स ऑफ कार्बन। वैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायमंड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन आवर आंसर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये किस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो उसको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। जो एग्जाम्पल में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसको आप क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन एक टर्म पॉलीमॉर्फ्स जिसका इसके क्लासिफिकेशन से लेना देना नहीं, उसको आपको समझाया गया कि पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फ्स का एग्जाम्पल ही है डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कार्बन का पॉलीमॉर्फ्स है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का टॉपिक एमॉर्फस सॉलिड। क्वेश्चंस भी हम लोग बना ही लिए इस पर। अब स्टार्ट करना है हमको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगला हेडिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है, इसका आधार क्या है? किस बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया गया? तो यहां भी आधार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो हम यहां पर लिख दें कि इसके टाइप्स के लिए जो बेसिस लिया गया है वह बेसिस क्या है? तो
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction, intermolecular force of attraction between the constituent components। तो बेसिस इसका यह है। What is the basis of classification of crystalline solid? Then the answer is intermolecular force of attraction between the constituent components। और यह जो टाइप है उसमें जो फर्स्ट टाइप है वह हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड आयनिक सॉलिड। थर्ड कोवैलेंट सॉलिड। एंड फोर्थ इज मेटेलिक सॉलिड। मीन्स ये चार टाइप हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का हो गया? चार तरह का। फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिख लें। फर्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट हेडिंग लिख दिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब चर्चा ये करना है कि बेसिस तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही है, तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेसिस क्या होगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किस तरह का होगा? जैसे आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, तो जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होगा वैसा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वहां पर आएगा।